का 19,838 पोस्ट जो आपका न्यू वैकेंसी आया है, इसके लिए आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। इसमें बिहार पुलिस 2024 के एग्जाम पर जो है जितने भी सवाल हुए हैं उन पर आधारित जो है ये सब सवाल लिया गया है। इसमें आपको इतिहास के सवाल, भूगोल के सवाल, संविधान के सवाल, विज्ञान के सवाल और अर्थशास्त्र का सवाल और विविध का सवाल देखने को मिल रहा है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट किस नंबर का होगा? तो 4 नंबर का होगा। इससे पहले हमने आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। और ये डेली प्रैक्टिस सेट जो है आपको शाम में 8 PM में आता है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए इस तरह के प्रश्न को। दिया गया है पहला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हुआ है। और ये जो किया गया था तो याद रखिएगा इसको जो जोड़ा गया है 21 के क में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? 21 के क में जोड़ा गया है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा कई सारे प्रावधान किए गए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए उसको याद करने का ट्रिक है ASP, यानी कि अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से याद रखिएगा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या बोलेंगे? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें दल बदल कानून को लगाया गया। क्या बोलेंगे? दल बदल कानून को लाया गया। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का पहला घंटा कहलाता है। देखिए संसद की बात करेगा, संसद का सत्र जब स्टार्ट होता है, बोलेंगे जब स्टार्ट होता है तब जो इनका पहला घंटा कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। और इसके बाद जो शुरू होता है उसको हम लोग शून्यकाल के नाम से जानते हैं। किस काम से? शून्यकाल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पहला घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है लेमडेक सत्र। तो लेमडेक सत्र जो है भारत में ये लागू नहीं है। ये याद रखिएगा कहाँ पर लागू होता है? अमेरिका में लागू किया जाता है। ये अमेरिका में चलता है, भारत में नहीं चलता है। और इसको लेमडेक सत्र किसको बोलते हैं? मान के चलिए कि अभी जो है आपका 17वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। क्या बोलेंगे? 17वीं लोकसभा खत्म हुआ है और अभी जो है कौन सा स्टार्ट हुआ है? 18वीं लोकसभा चुनाव है। 18वीं लोकसभा चुनाव चला है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव चला है और 17वीं लोकसभा चुनाव ये 2000 याद रखेगा 24 तक चला। और ये 2024 से कब तक चलेगा? 2029 तक चलेगा। तो ये 2024 से लेकर 29 तक चलेगा। तो ये जो 2024 और 2024 के बीच जो 17वीं लोकसभा का अंत और 18वीं लोकसभा का शुरू वाला पहलू है उसको हम लोग लेमडम सत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बात आता है संसद। तो संसद की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? 79 में किया गया है। और याद रखिएगा इसके बाद इसमें जो कौन कौन होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा जिसकी चर्चा संविधान में 80 आर्टिकल में किया गया है, और एक होते हैं आपका लोकसभा। और लोकसभा को याद रखिएगा संविधान के 81 आर्टिकल में वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। हेमावती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो हेमावती की बात करेगा तो ये हो जाएगा कावेरी की सहायक नदियां। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी की थोड़ी सी बात को आप लोग समझिए। कावेरी नदी कहाँ से निकलते हैं? तो याद रखिएगा कर्नाटक के से। कहाँ से? कर्नाटक के, याद रखिएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है और अपना जल कहाँ पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी लंबाई की बात करेगा तो यहाँ तक अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसका लंबाई लगभग जो है 800 किलोमीटर को देखने को मिलता है। और इसकी सहायक नदियां यहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कावेरी की सहायक नदियां कई सारी हैं। जैसे आपका यहाँ पर सबसे पहले दिया गया था हेमावती, उसके बाद याद रखिएगा एक हो जाएगा आपका अकरावती। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा अमरावती। क्या बोलेंगे? अमरावती हो जाएगा। ये सब चीज याद रखिएगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कावेरी नदी का याद रखिएगा जल जो है शुद्धतम के रूप में, याद रखिएगा सालों भर बरसा रहता है, पानी रहता है इसमें। और इसके शुद्धतम मतलब बोल सकते हैं स्वच्छ रहने के कारण इसको दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। वही याद रखिएगा जिस तरह उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी जो होता है आपका गंगा होता है, उसी तरह याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। और गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत का गंगा बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी याद रखिएगा कहाँ से निकलता है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और इसका अगर लंबाई की बात करेगा
अर्थात लगभग जो है इनका लंबाई 1400 किलोमीटर देखने को मिलता है। इसकी भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे आपका हो गया भवानी हो गया, भीमा हो गया, ठीक है? भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, घाटप्रभा हो गया, मालप्रभा हो गया, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। बस आप लोग डेली पे प्रैक्टिस सेट में बने रहें, आपको टोटल चीज़ कहीं न कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। डेली एक नदी हम ला देंगे ताकि आपका टोटल क्वेरी दूर हो जाएगा। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक सेट को शेयर से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ईमानदारी पूर्वक आप बनाएं, देखें कि कितना नंबर आपका आ पा रहा है, ठीक है? अभी फिलहाल हम 50 क्वेश्चन ही लेके चल रहे हैं। जैसे ही कुछ दिन में आप लोग रफ्तार आ जाएगा, उसके बाद हम लोग 100 क्वेश्चन की ओर अग्रसर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पहली क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है? सबसे अगर सूखा मरुस्थल की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? याद रखिएगा, ये हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। कौन हो जाएगा? अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा चिली में है। कहाँ पर है? चिली में हो जाएगा। ये जो गोबी मरुस्थल है, याद रखिएगा ये सबसे ठंडा मरुस्थल हो जाएगा और बोल सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? गोबी मरुस्थल। और ये कहाँ पर है? चीन में हो जाएगा, चीन हो जाएगा, चीन इसको लिख लीजिए। और ये याद रखिएगा चीन के साथ साथ कहाँ पर पाया जाता है? मंगोलिया में भी पाया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर दिया गया है सहारा। सहारा याद रखिएगा दक्षिणी अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है ये मरुस्थल और बोल सकते हैं ये सबसे अधिक गर्म मरुस्थल पाया जाता है। काला मरुस्थल की बात करेगा तो ये कहाँ पर पाया जाता है? याद रखिएगा बोत्सवाना में पाया जाता है सबसे अधिक, और बोत्सवाना के साथ साथ याद रखिएगा नामीबिया में भी कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है? चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? देखिए याद रखिएगा बंगाल जब अकबर के समय, क्या बोलेंगे? बंगाल जब अकबर के समय जो है याद रखिएगा प्रांत में विभाजित हो जाता है और बंगाल जब मुगलों के अधीन रहता है, बंगाल की बात करेंगे यहाँ पर, जब ये मुगलों का अधीन रहता है तो इसका राजधानी कहाँ पर हुआ करता था? ढाका हुआ करता था। ढाका से स्थानांतरित करके कहाँ पर लाया? याद रखनी है मुर्शिदाबाद। क्या बोलेंगे? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कहाँ पर लाया? मुंगेर लाया। तो ये जो है याद रखिएगा बंगाल की राजधानी का क्रम है। क्या बोलेंगे? बंगाल की राजधानी का क्रम, इसको आपको देख सकते हैं, बंगाल की राजधानी का क्रम है। और बंगाल की राजधानी अगर पूछेगा कि ढाका से जो है मुर्शिदाबाद किसने लाया, तो ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। कौन हो जाएंगे? मुर्शिद कुली खां हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा मीर कासिम। कौन हो जाएंगे? मीर कासिम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट दीजिएगा। सिराजुद्दौला याद रखिएगा, ये जब मुगल बोल सकते हैं बंगाल का स्वतंत्र सेना था, इनके समय में याद रखिएगा एक युद्ध होता है जिसको हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को। कब बोलेंगे? 23 जून 1757 को। अलीवर्दी खां का कार्यकाल अगर बात करेगा तो 1740 से लेकर 56 तक देखने को मिलता है। और 1740 में इन्हीं के समय याद रखिएगा एक युद्ध होता है, इनको बोलते हैं हम लोग गिरिया का युद्ध। क्या बोलेंगे? गिरिया का युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है? इन सभी बातों को आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सभी आर्टिकल दिए गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के रिलेटेड की बात करेगा आर्टिकल, तो ये 63 से लेकर 69 तक इनसे रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल 63 में क्या बोला गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान से सुनिएगा। 64 में क्या बोला गया? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 65 में बोला गया अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उसके जगह पर कार्य कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति करेंगे। 66 में याद रखिएगा राष्ट्रपति का बोल गया है। 66 में क्या चीज बोला गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होगा, इसकी बात की गई है आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 67 की जब बात पढ़िएगा तो इसमें बोला गया उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्षों का होगा। 68 में बोला गया है याद रखिएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पदरिक्त। क्या बोलेंगे? उपराष्ट्रपति के पदरिक्त के बारे में बात की गई है। 69 में बात करिएगा तो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात की गई है। तो यहाँ तक आपको आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी निर्वाचन 66 में किया गया, बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 में किया गया, बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 69 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति राज्य के परिषद के पदेन सभापति होंगे, ये 64 में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसको एकदम आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जया, पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की सीरियत बोल सकते हैं, सीरियल जो है उन्नत किस्म है? तो ये जया हो गया, पदम हो गया, ये कृष्णा हो गया, ये सभी जो है याद रखिएगा धान की उन्नत किस्म है। याद रखिएगा धान फसल की ये सब एक प्रकार का बोल सकते हैं उसका ही वेरिएंट है, ठीक है? चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है बौद्ध संगति के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगति याद रखिएगा महाकश्यप के समय हुआ था और इसको कौन संरक्षण प्राप्त किया था? तो याद रखनी है अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था।
द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेगा तो ये सावाकामी के द्वारा किया गया था और इसके समय कौन थे तो याद रखिएगा कालाशोक थे। कौन बोलेंगे? कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति की बात करेगा तो मोगली पुत्र तीस हो जाएंगे और ये किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेगा तो ये किसके समय हुआ था? तो याद रखिएगा वसुमित्र इनके अध्यक्ष थे और ये बोलेंगे तो किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। ये बात एकदम याद रखिएगा, इनका राजा याद रखिएगा और ये जो अध्यक्ष होते हैं, ये जब डीपली एग्जाम दीजिएगा दरोगा सबका तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपके बिहार पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है, दरोगा अभी एक भी बार नहीं पूछा है, लेकिन बिहार पुलिस आपका एक कदम आगे चलता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको देख के जाना होगा। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, यहाँ पर से सवाल आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा राजगिरी में हुआ था। कहाँ पर? राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेगा तो ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखनी है वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति की बात करेगा तो ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखनी है पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेगा तो ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखनी है कुंडलवन कश्मीर में। क्या बोलेंगे? कुंडलवन कश्मीर में। तो यहाँ पर से जितने भी फैक्ट हुआ करते थे हमने सभी बता दिया, जगह बता दिया, राजा बता दिया और उनके अध्यक्ष बता दिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन हो जाएगा? हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएंगे। ये देखिए जूनागढ़ अभिलेख जो है ये बोल सकते हैं शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है। किससे हो जाएगा? रुद्रदामन से संबंधित हो जाएंगे। और इसमें जो है याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। नौना घाट की बात करेगा तो ये हो जाएगा सतकर्णी प्रथम से। किससे हो जाएगा? सतकर्णी प्रथम से संबंधित ये अभिलेख हो जाएगा। नासिक अभिलेख की बात करेगा तो ये हो जाएगा, याद रखनी है गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या बोलेंगे? गौतमीपुत्र याद रखिएगा सातकर्णी से संबंधित हो जाएगा। सातकर्णी से ये संबंधित हो जाएगा, तो ये चीज को एकदम याद रखिएगा। और यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले अभिलेख। अभिलेख को जारी करने वाला सबसे प्रथम शासक कौन बना? तो याद रखनी है अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। अशोक ने कुल 14 अभिलेख जारी किए, जिसमें कि कर सकते हैं इसमें सबसे बड़ा अभिलेख अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा 7वां अभिलेख। और सबसे अगर छोटा अभिलेख पूछेगा तो ये हो जाएगा रुम्मनदई अभिलेख। क्या बोलेंगे? रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं? याद रखिएगा ये 18 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इन सभी देशों से सीमा साझा करते हैं। और भारत से पड़ोसी देश याद रखिएगा कितने हैं? लगभग 7 हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देनी है बांग्लादेश। कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है चीन। कौन बोलेंगे? चीन। उसके बाद याद रखनी है आपको पाकिस्तान। क्या याद रखेंगे? पाकिस्तान। और उसके बाद आपको याद रखनी है भूटान। उसके बाद नेपाल। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे म्यांमार। क्या बोलेंगे? म्यांमार। और उसके बाद आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन हो जाएंगे? अफगानिस्तान हो जाएंगे। यहीं पर इसका लंबाई भी पूछ देता है कि कितना सीमा साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश की बात करेगा तो ये लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चीन की बात करेगा तो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और भूटान 699, नेपाल जो है 1751 और म्यांमार की बात करेगा तो ये कितना करते हैं? 1643। और अफगानिस्तान कितना करते हैं? 106। अगर सबसे कम पूछेगा कौन करते हैं तो वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। बिना प्रतिनिधित्व नहीं तो कोई कराधान नहीं। ये हमने आपको पहले भी बताया था पहले वाला सेट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। और ये किसने किया था? तो याद रखनी है सैमुअल एडम्सन ने। किसने किया था? सैमुअल एडम्सन ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जिस तरह ब्रिटेन ने भारत पर अधिकार किया था उसी तरह जो है ब्रिटेन ने कहाँ पर? अमेरिका पर भी अधिकार किया था। जिस तरह भारत में कई सारे नारे उभरे स्वतंत्रता सेनानी के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता संग्राम के उपलक्ष्य में, जैसे कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। उसी तरह से अमेरिका जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसमें यह नारा दिया था, बिना प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा कहाँ पर है? तो याद रखनी है राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर हो जाएगा? घग्गर नदी के तट पर। इनका खोज किसने किया था? तो याद रखनी है इनका जो खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा बीवी लाल ने। किसने किया था? बीवी लाल ने। और बोल सकते हैं बीके थापर ने। बीके थापर भी बोल सकते हैं, बीके थापर ने इनका खोज किया था। ठीक है, रोपल जो है कहाँ पर है? पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में हो जाएगा। और ये किस नदी के तट पर हो जाएगा? तो सतलज नदी के तट पर हो जाएगा। ठीक है,
ये लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में हो जाएगा। और ये किस नदी के तट पर हो जाएगा? तो भोगवा नदी के तट पर हो जाएगा। धान के भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। फारस की खाड़ी कहाँ से मिले हैं? लोथल से। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। और यहाँ से क्या मिले हैं? तो याद रखिएगा, बोल सकते हैं यहाँ से बोले गए हैं हल के प्रमाण। कहाँ से? हल के प्रमाण कहाँ से देखे गए हैं? बनवाली से देखे गए हैं। अब यहाँ पर बात करेगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर जो खोजा गया, सबसे पहला शहर भी माना जाता है, वो कौन हो गया? हड़प्पा हो गया। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में किया गया था। और ये किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। और उसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की बात करेगा तो इनका खोज कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है, राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके दास? राखलदास बनर्जी के द्वारा। और पूछा जाएगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी। कौन हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। और सबसे अगर दूसरा पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा? धोलावीरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गया था? तो याद रखिएगा, एक शासक था, उनका नाम था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं नाम था। हुमायूं की कार्यकाल की बात करेगा तो इनका कार्यकाल सबसे पहले 1530 से लेकर 40 को देखने को मिलता है। फिर इनका कार्यकाल की बात करेगा 1545 से लेकर 55 तक देखने को मिलता है। यहाँ तक, सॉरी, 1545 से लेकर 50 तक देखने को मिलता है। तो हुमायूं ऐसे थे दो अलग अलग समय में इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। हुमायूं किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखनी है, मुगल वंश से संबंधित था। किससे था? मुगल वंश से। और याद रखिएगा, हुमायूं एक ऐसे शासक थे जिसने कि दीनपन्हा नामक नगर को बसाया था और वहीं पर जो है एक पुस्तकालय भी खोला था। और याद रखिएगा, हुमायूं जो है इसको पुस्तक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। और ये याद रखिएगा, भांग भी खाता था। क्या बोलेंगे? भांग जो होता है, भांग भी खाता था। और भांग खाकर जो है ये पुस्तकालय में अपना किताब पढ़ रहे थे और वहीं पर जो है सीढ़ी से गिरते के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। और एक याद रखिएगा, एक जो है इनके समय में रहते थे रचनाकार, बोल सकते हैं कवि, उनका नाम क्या था? लैनपुल। क्या बोलेंगे? लैनपुल था। लैनपुल ने बोला कि याद रखिएगा, हुमायूं के बारे में ये वर्णन किया गया है कि हुमायूं जो है लुढ़कते लुढ़कते आया और जो है लुढ़कते लुढ़कते ही चल गया। ये किसने बोला है? लैनपुल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुगल वंश। मुगल वंश की बात करेगा तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1526 से लेके देखिएगा तो 1605 तक, लेकिन इनको आगे जब देखिएगा 1707 तक देखने को मिलता है। मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के द्वारा हुआ है? तो याद रखनी है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और याद रखिएगा, बाबर के बीच हुआ है। और बाबर ने इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी की मृत्यु कर लोदी वंश के स्थान पर किस वंश की नींव डाली? मुगल वंश की नींव डाली। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये 4 हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। चारों का नाम एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये कोलकाता में लगाया गया था और लगभग 1867 में जो है सफल कारखाना देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखेंगे तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुए थे? 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो याद रखनी है, मार्च 1918 में। कब हुआ था? मार्च 1918 में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो अगस्त 1918 में। क्या बोलेंगे? अगस्त 1918 में हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की बात करेगा तो ये कब हुआ था? 1920। तो कौन हो जाएंगे? 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अब देखिए, महात्मा गांधी से संबंधित जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो याद रखनी है, यहाँ पर से ये सब सवाल आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी के सबसे पहले जन्म याद रखिएगा कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को होता है। और कहाँ पर होता है? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर होता है। ठीक है, उनके बाद याद रखिएगा, महात्मा गांधी से जो भी सवाल आपको पूछे जाते हैं एक झलक आप लोग को हम दिखाते हैं। 1800 याद रखिएगा 69 में इनका जन्म होता है। उनके बाद ये दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं? 1893-94 में जाते हैं। वापिस कब आते हैं? 1915 में वापस आते हैं। 1915 में वापस आने के बाद 1916 में क्या करते हैं? इनके द्वारा जो है याद रखिएगा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। उनके बाद सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया गया भारत में? चंपारण में। 1917 में चंपारण होता है। 1918 में क्या होता है? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल होता है। और 1918 में ही खेरा सत्याग्रह
को प्रारंभ करता है। 1919 में क्या होता है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन होता है। और 1922 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन को वापस लेता है, क्योंकि चौड़ी चौड़ा कांड हो जाता है, तो ये इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं और महात्मा गांधी जी को 6 साल का जेल हो जाना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, इनके अच्छे कार्यों की वजह से 1924 में इनको रिहा कर दिया जाता है, 2 साल के अंतराल ही। और 1924 में इन्होंने क्या किया था, तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और कहाँ का, बेलगांव अधिवेशन का। इनके बाद याद रखिएगा 1930 में जो है इनके द्वारा क्या किया गया, 1903 में इनके द्वारा नमक कानून उल्लंघन को तोड़ा गया, और याद रखिएगा दांडी मार्च भी चलाया गया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया गया। उनके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। उनके बाद 1932 में पुणे पैक्ट होता है, और किसके किसके बीच होता है, गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। उनके बाद याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनके बाद 1948 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो इनका रूप से जो है संक्षेप रूप में हमें आपको बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके बेस्ट में, मेमोरी बेस्ट में जो है सभी चीज़ फिट हो जाए और आप एग्जाम में बेहतर कर पाइए। अगर इतना भी बात आप जानते हैं तो महात्मा गांधी से एक भी सवाल लगभग बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर अवस्थित है। तो सार्गेसो सागर कहाँ पर अवस्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर हो जाएगा, उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर में संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ होता है रोकना। देखिए बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, जब आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, क्या बोलेंगे, जब आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तब जो है आप याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो जाते हैं किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 32 के द्वारा। और आर्टिकल 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट आपके लिए 5 प्रकार का रीट जारी करता है, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रतीक्षण, और एक याद रखिएगा अधिकार परीक्षा। क्या बोलेंगे, अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो 6 रीट 5 रीट होता है, ये जो है कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और याद रखिएगा हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है 226 आर्टिकल के द्वारा। अब यहाँ पर बोला है कि रोकना, रोकना किसका अर्थ होता है, परिषेध। परिषेध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, बंदी प्रतीक्षण का मतलब होता है स्वशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा का होता है कि किस अधिकार से, क्या बोलेंगे, किस अधिकार से होता है। ठीक है, और उत्प्रेषण का मतलब होता है रोकना। क्या बोलेंगे, उत्प्रेषण का मतलब होता है, याद रखिएगा, प्रस्तुत करना। क्या बोलेंगे, प्रस्तुत करना। तो इन सभी बातों को याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार की बात किया गया है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार की बात करेगा तो इसमें जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की वर्णन देखने को मिलता है। आर्टिकल 12 में क्या बोला गया है, मौलिक अधिकार राज्य की परिभाषा। 13 में क्या बोला गया है, अल्पीकरण। 14 में क्या बोला गया है, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया, धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या बोला गया, अवसर की समानता। 17 में क्या बोला गया, अश्रेष्ठता का अंत। 18 में क्या बोला गया, उपाधियों का अंत। 19 में क्या बोला गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या बोला गया है, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में क्या बोला गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या बोला कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में क्या बोला गया, बेगारी प्रथा एवं बलात्श्रम। 24 में क्या बोला गया है, 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में क्या बोला गया है, धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में क्या बोला गया, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में क्या बोला गया, धार्मिक कार्य पर अगर धन इकट्ठा हो रहा है तो उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। 28 में कोई भी विद्यालय सरकारी रुपये से चल रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या बोला गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या बोला गया, अल्पसंख्यक समुदाय जो अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इतना आर्टिकल को कम से कम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बस आप लोग डेली में बने रहिए, टोटल चीज आपको हम याद करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया। भक्ति आंदोलन का जो है असम में किसने प्रतिनिधित्व किया, तो ये शंकरदेव ने। कहाँ पर क्या, शंकरदेव ने। तुकाराम कहाँ से संबंधित हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। कहाँ से, महाराष्ट्र से। और नरसिंह मेहता जो है याद रखिएगा ये गुजरात से संबंधित हो जाएंगे। कहाँ से, गुजरात से संबंधित हो जाएंगे। तो इन सभी बात को भी ध्यान देनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन की बात करेगा तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर हुए हैं, तीनों तीनों गोल सम्मेलन लंदन में हुए हैं। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश पीएम पूछ सकता है आपको कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। क्या बोलेंगे, रेमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। क्या बोलेंगे, रेमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पूछा गया है तो इसको ध्यान दीजिएगा। और ये कब हुआ है, तो 1930, 1931 और 1932। ठीक है, और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में याद रखिएगा भारत से तरफ से कौन लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिए थे। और याद रखिएगा एक व्यक्ति कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे। लेकिन इसमें दोनों दिया गया है तो आपको आंसर अगर टिक करना होगा इसमें एक, तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा 1931 में कांग्रेस की तरफ से भी भाग लिया गया था। और कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोल सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो महात्मा गांधी भाग लिए थे। क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी भाग लिए थे। ठीक है, चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूसी क्रांति से। कहाँ लिया गया? रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 से। और यहीं से याद रखिएगा 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वहीं पर बात करेंगे स्वतंत्रता समानता की, कहाँ से बात किया गया है? फ्रांस की क्रांति से। और याद रखिएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। क्या बोलेंगे? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, तो बोल सकते हैं धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति और विचार और उपासना, ठीक है। और 3 प्रकार की याद रखिएगा, बोल सकते हैं 2 प्रकार की 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय और 2 प्रकार की समानता की बात किया गया है। और 2 प्रकार की जो समानता है वो कौन-कौन है? प्रतिष्ठा और अवसर। क्या बोलेंगे? प्रतिष्ठा और अवसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से दिया गया अमेरिकी क्रांति। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में लाया जाएगा, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की याद रखिएगा भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो इनको भी याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो ये नदी के अपरदन से बनती है। याद रखिएगा नदी जो अपने साथ जो कई सारे चीज बहा कर लेके चल जाते हैं, उससे जो आकार बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भी आकार की घाटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आकाश गंगा का सबसे चमकदार तारा कौन हो जाएगा? तो ये साइरस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? साइरस हो जाएगा। आकाश गंगा का याद रखिएगा आकार पूछा जाएगा तो वो कैसा होता है? सर्पिला आकार होता है। क्या बोलेंगे? सर्पिला आकार होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आकाश गंगा की बात करेंगे, सबसे इसमें जो है सबसे तारामंडल अधिक होता है। क्या बोलेंगे? तारामंडल के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जनमन गण जो गाया गया था, तो याद रखिएगा ये कब लाया गया था? सुबह जो है गलती थोड़ा सा हो गया था, ये 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन को स्वीकार किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और ये किस अधिवेशन में? तो याद रखनी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911। और ये कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता यहाँ पर पूछा जाएगा आपको, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित विशन नारायण धर के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित विशन नारायण धर के द्वारा। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, यहाँ से आपको ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। यही बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में कहाँ पर हुआ था? तो ये भी कोलकाता में हुआ था। और इसका अधिवेशन किसने किया था? तो रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। किसने किया था? रहीमतुल्ला सयानी ने। और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम को भी गाया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905 की बात करेगा, ये कहाँ पर होता है? बनारस में होता है। कहाँ पर? बनारस में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में कहाँ पर होता है? तो अमृतसर में होता है। कहाँ पर होता है? अमृतसर में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। ये भी बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम कई बार हमने आपको बताया था, ये जो है आपका पूर्वी बिंदु होता है। और ये कौन होता है? किबुथु होता है। क्या बोलेंगे? किबुथु। और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी की बात करेगा तो पश्चिमी बिंदु कौन होता है? गुहार मोती। क्या बोलेंगे? गुहार मोती। और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात की सीमा याद रखिएगा कहाँ से लगती है? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सा लाइन है? सरक्रीक लाइन है। तो यही हो जाएगा सरक्रीक, राइट आंसर। वहीं बात करेगा दक्षिणी जो है कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। या तो याद रखिएगा इसी का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या कन्याकुमारी, जो भी बोल सकते हैं। और उत्तरी भाग को बात करेगा तो ये कौन हो जाएंगे? इंदिरा कौल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इंदिरा कौल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है सरक्रीक विवाद, तो पश्चिमी बोल रहा है तो ये हो जाएगा सरक्रीक, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दो स्थानों के देशांतरों के 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना डिग्री का अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का होता है। कितना बोलेगा? 4 मिनट का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है? देखिए बात करेंगे यहाँ पर आपातकाल। क्या बात करेंगे? आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा जो है कहाँ पर किया गया है? संविधान के, याद रखिएगा 352 आर्टिकल में किया गया है। एक होता है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन बोलिए, या तो इसकी को कभी कभी जो है राजकीय आपातकाल बोला जाता है। और इसकी चर्चा 356 में किया गया है। और एक आपका होता है वित्तीय आपातकाल। क्या बोलेंगे? वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल की चर्चा कहाँ पर किया गया है? तो 360 में किया गया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पर थोड़ी सी समझिए, यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन दिया गया है, राष्ट्रपति शासन की बात करेगा तो ये जो है 2 माह तक लागू होता है। और संसद चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की बात करेगा तो ये भी जो है 2 माह तक लागू होता है, जब चाहे संसद इसको 2 माह से आगे बढ़ा सकता है। और 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये लेटेस्ट जो है 1 माह तक लागू होता है संसद के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा संसद जब भी चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकती है। यहाँ पर से राइट आंसर राष्ट्रीय शासन पूछ रहा है, राष्ट्रपति शासन, तो ये हो जाएगा 2 माह तक। कब होता है? 2 माह तक होता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो अबुल कलाम आज़ाद की कौन सा पुस्तक हो जाएगा? अल हिलाल, तो ये 2 हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता का हो जाएगा बम्बे कॉर्निकल, तो ये हो जाएगा 1। एनी बेसेंट का हो जाएगा न्यू इंडिया, तो ये हो जाएगा 4। और महात्मा गांधी का हो जाएगा यंग इंडियन, यानी हो जाएगा 3। यानी 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। भारतीय संहिता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये भूटान से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? भूटान। और भूटान भारत से कितना सीमा साझा करता है? तो अभी तुरंत हमने बताया 699 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? देखिए बात करेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात किसको कहते हैं? पुरुष महिला पर जितने भी पुरुष रहेंगे, मतलब कि मान के चलिए 1000 पुरुष हैं, तो इस पर जितना भी महिला रहेगा उनको हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात, भारत की लिंगानुपात कितनी है? तो याद रखनी है, भारत की लिंगानुपात की बात करेगा तो ये लगभग 943 है। कितना है? 943 है। ठीक है, और यहीं पर बात करेगा सबसे अधिक जो है लिंगानुपात वाला राज्य भारत में कौन हो जाएगा? राज्य की बात करेगा तो वो हो जाएगा केरल। कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा, लगभग 1084 है। और वहीं सबसे कम राज्य वाला पूछेगा, कम राज्य अगर आपको पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में कितना है? तो याद रखनी है 879-80 लगभग है। ठीक है, तो इसको एक बार आपको देख लेनी है। ठीक है, और यहीं केरल की बात करेगा तो 1084 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1084 हो जाएगा। ठीक है, इसको खत्म कीजिए, 1084 लिखिए। कितना लिखेंगे? 1084। और वहीं पर बात करेगा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दमन एवं दीप। कौन हो जाएगा? दमन एवं दीप में लगभग 699 ही है। ठीक है, और सबसे अधिक अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश वो हो जाएगा पांडुचेरी, और पांडुचेरी में कितनी है? 1037 है। सबसे अधिक अगर पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में तो पांडुचेरी, सबसे कम पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में तो वो हो जाएगा दमन एवं दीप, और राज्य में पूछेगा अधिक तो केरल, और कम राज्य में पूछेगा हरियाणा। ठीक है, तो इसको एकदम आपको इग्नोर नहीं करनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए कौन कौन है, याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखनी है बांग्लादेश। क्या बोलेंगे? बांग्लादेश के साथ साथ आपका हो जाएगा भारत। भारत के याद रखिएगा, उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान। उसके बाद याद रखनी है आपका हो जाएगा भूटान, और आपका हो जाएगा नेपाल। यही 5 देश ऐसे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। तो म्यांमार नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 ने किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? तो 1955 में बोला गया है कि 5 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और 3 प्रकार से अपनी नागरिकता को खो सकते हैं। तो 5 प्रकार में कौन है? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र यानी कि भूमि विस्तार, और याद रखिएगा पंजीकरण। किसके द्वारा? पंजीकरण। और याद रखिएगा एक हो जाएगा आपका देशीकरण। ये याद रखिएगा, दोनों के द्वारा जो है आप 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति अधिग्रहण के द्वारा आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करते हैं? तो यहाँ पर वित्त, वित्त मतलब इनकम, तो आई से याद रखेगा इनकम, तो 243 का आई हो जाएगा। डी में याद रखेगा क्या हो जाएगा? पंचायत का आरक्षण की बात किया गया है। ठीक है, जी में क्या बोला गया है? पंचायत की शक्ति। क्या बोलेंगे? पंचायत की शक्ति की बात किया गया है। पंचायत की शक्ति की बात किया गया है। और के में क्या बोला गया है? तो याद रखिएगा पंचायत का चुनाव। क्या बोलेंगे? पंचायत का चुनाव। ठीक है, पंचायत की चुनाव की बात किस में किया गया है? तो ये किया गया है के में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये दांते को कहा जाता है। और पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में। क्या बोलेंगे? इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में। और याद रखिएगा दांते का एक पुस्तक भी हुआ करता था, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा डिवाइन कॉमेडी के नाम से जानते हैं। किसके? डिवाइन कॉमेडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन हो जाएगा? तो ये लैंडफॉल हो जाएगा। और अंडमान और निकोबार को अलग कौन सा जल संधि करता है? तो 10 डिग्री चैनल करते हैं। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? ये हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और 22 सदस्य में याद रखिएगा 15 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं, और 7 सदस्य जो है कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। के यानी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल की बात किया गया है। वर्तमान में इसका आर्टिकल की बात करेगा तो 148 आर्टिकल में इसकी चर्चा किया गया है। और वर्तमान में अभी भारत के क्या कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है संजय मूर्ति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के विकास पर विशेष जोर दिया गया। ये किसके लिए दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को लिया गया था। और हंटर कमीशन कब आता है? तो 1882-83 में आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान निर्माण हेतु गठन सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया? सदन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन हो जाएंगे? संचालन समिति के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, के एम मुंशी प्रारूप समिति का एक सदस्य था। और जीबी मावलकर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। क्या बोलेंगे? लोकसभा का प्रथम
प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा, प्रथम स्पीकर आपका कौन हो जाएगा, तो जेबी मावलकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, मतलब सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन हो जाएगा, तो ये माइकोप्लाज्म हो जाएगा। इसको हम लोग पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। और वहीं सबसे अगर बड़ा कोशिका पूछेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। क्या बोलेंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, तो ये चीज को याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बाटुलिज्म क्या है, तो बाटुलिज्म बोल सकते हैं एक प्रकार का, बोल सकते हैं जीवाणुओं से जो उत्पन्न खाद्य विषाक्त पदार्थ होता है, उसी को हम लोग बाटुलिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बर्ड फ्लू के वायरस के द्वारा रूप में जाना जाता है। अगर यहीं पर देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है बर्ड फ्लू और एक आपका होता है स्वाइन फ्लू। क्या बोलेंगे, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू की बात करेगा तो ये किस वायरस के द्वारा होता है, H5N1, ये वेरिएंट है, ठीक है। और स्वाइन फ्लू पूछेगा तो ये हो जाएगा H1N1 के द्वारा। इस दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा H5N1, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राणी वर्गीकरण का प्रदानुकरण निम्न में से कौन सा है। देखिए ये जो प्राणी को, जंतु जगत को जो बांटा गया है, ये कौन सा होता है। सबसे पहले आपका होता है, याद रखिएगा, स्पीसीज। क्या बोलेंगे, स्पीसीज होता है। उसके बाद आपका होता है जीनस। क्या बोलेंगे, जीनस। जीनस के बाद आपका होता है, याद रखिएगा, फैमिली। क्या बोलेंगे, फैमिली। फैमिली के बाद होता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद होता है क्लास। क्या बोलेंगे, क्लास। क्लास के बाद होता है आपका डिवीजन। क्या बोलेंगे, डिवीजन। और डिवीजन के बाद आपका होता है, याद रखिएगा, डिवीजन या फाइलम भी इसको बोला जाता है। और उसके बाद होता है किंगडम। क्या बोलेंगे, किंगडम। अब देखिए जब हिंदी में बात करेगा तो इसका हिंदी में क्या क्या हो जाएगा, स्पीसीज का हो जाएगा जाति या प्रजाति, ठीक है। जीनस का हो जाएगा वंश। फैमिली का हो जाएगा, याद रखनी है, कुल। क्या बोलेंगे, कुल। ऑर्डर का हो जाएगा गण। और क्लास का हो जाएगा वर्ग, ठीक है। और डिवीजन फाइलम यही रहता है। और याद रखिएगा किंगडम का हो जाएगा, बोल सकते हैं, संघ या जगत, ठीक है। यहाँ पर से देख लीजिए कौन हो जाएगा, तो यहाँ से उल्टा दिया गया है, संघ हो जाएगा, सब में संघ पहले है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा डिवीजन। डिवीजन तो किसी में नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग है, संघ के बाद वर्ग दो में है, तीन में है, तो ये तीनों होगा। उसके बाद है गण। वर्ग के बाद गण देखिए एक ही में है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा जंतु जगत की बात करेगा, जगत की बात करेंगे, जंतु जगत, तो प्राणी जगत को जो है, याद रखिएगा, प्राणी जगत को जो है दो वर्गों में बांटा गया है। तो दो वर्गों में बांटा गया है किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। क्या बोलेंगे, कैरोलस लिनियस के द्वारा प्राणी जगत को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में द्वारा होता है। छोटी आंत का तीन भाग होता है, एक होता है, याद रखिएगा, इलियम। एक होता है, याद रखिएगा, जेजूनम। क्या बोलेंगे, जेजूनम। और एक होता है, याद रखिएगा, इलियम, जेजूनम, और बोल सकते हैं डेडूनम। क्या बोलेंगे, डेडूनम, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये छोटी आंत का भाग होता है। और आहार नाल की बात करेगा तो आहार नाल की सबसे लंबी, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। और अगर बात करेगा इसमें सबसे लंबी नली कौन होती है, छोटी आंत होता है। और छोटी आंत की अगर लंबाई की बात करेगा तो ये कितना होता है, 6 से लेके 8 मीटर तक होती है। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक जो है आपको हमने आज 50 क्वेश्चन करवाए, तो कैसा लगा ये सेट, आपको कमेंट करनी है, ठीक लगा नहीं लगा ये भी चीज़ बतानी है। और ये डेली 8 PM में आपको देखने को मिलेगा। इसको आप लोग 1 माह तक करिए, उसके बाद आपकी तैयारी दिखेगा क्या जोड़ देगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग। और जो भी आपका होमवर्क सीरीज है, और वो जो है होमवर्क सीरीज आपको 20 तारीख से प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।